अमेरिका को आईआरजीसी के 5 कमांडर्स की तलाश है और आईआरजीसी कमांडर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम अमेरिकी विदेश विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। तो आईआरजीसी कमांडर्स पर अमेरिका का टारगेट, खबर क्या है? कमांडर्स पर $10 मिलियन का इनाम और अहमद वाहिदी आईआरजीसी कमांडर इस फेहरिस्त में है, जबकि अली अब्दुल्लाही प्रमुख है खातम अल अंबिया के। सईद आगाजानी आईआरजीसी ड्रोन यूनिट कमांडर। हामिद रेजा लश्गारियन प्रमुख है आईआरजीसी साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के, जबकि माजिद खादिमी आईआरजीसी इंटेलिजेंस कमांडर हैं। अब अमेरिका की अपील भी है कि कमांडर्स पर किसी भी तरह की जानकारी को शेयर किया जाए और जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। जानकारी देने वाले को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और आईआरजीसी कमांडर पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का ऐलान, जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमले करेंगे। अभी आर्थिक दबाव से ईरान पर बड़ा असर और तेहरान के फैसले पर हमारा अगला एक्शन। यूएस ने ईरानी नेवी को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। तो साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हेग्सेथ की ये 5 धमकियां क्या है? पहला, जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर हमला। दूसरा, सैन्य हमलों का विकल्प अभी भी खुला है। तीसरा, जरूरत के हिसाब से सैन्य फैसला लिया जाएगा। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है। और पांचवा, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट कारगर है। इस ऑपरेशन की थोड़ी देर में एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इन धमकियों के मायने समझिए, क्योंकि ईरान पर डील के लिए दबाव बनाने की ये कोशिश है और अमेरिकी सहयोगी देशों पर हमला ईरान ना करे, हॉर्मुज में शिप रूट को बाधित ना करे ईरान। युद्ध मंत्री का दावा यह है कि ईरान की नेवी तबाह हो चुकी है, इसलिए जहाजों की सुरक्षा अब अमेरिका करेगा। खबर है, अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान की फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ चुका है, जहां ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाज, और ईरान ने पेट्रोलियम की भारी दिक्कत। ईरान में पेट्रोल की राशनिंग की जा रही है। अब डिटेल। ईरान में तेल संकट, वजह कच्चे तेल के निर्यात आयात दोनों में दिक्कत। ईरान का कच्चा तेल निर्यात तेजी से गिरा है, तेल की घरेलू जरूरत भी पूरी नहीं हो रही और टैंकर्स की आवाजाही भी मुश्किल है। पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन भी बाधित, जबकि रिफाइनिंग क्षमता को हमलों से नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी भी जारी है। बड़ी खबर यह है कि ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर है। बदला लेने के लिए ईरान ने बाब अल मंदेब प्लान भी सक्रिय कर दिया है, जबकि ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट को रोकने की तैयारी है और ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हुथी को आगे किया है। बाब अल मंदेब से 20,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, लेकिन अब प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हुथी को कैसे आगे किया है, क्योंकि खबर है नाकेबंदी का बदला बाब अल मंदेब। जहां बाब अल मंदेब क्यों है क्या, ये पहले ये जानिए। हॉर्मुज के बाद यमन और जिबूती के बीच का वो जलमार्ग है जहां खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का ये आखिरी समुद्री रास्ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुथी का बाब अल मंदेब पर असर है और बाब अल मंदेब अहम इसलिए है क्योंकि 20,000 से ज्यादा जहाज इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज इस रास्ते से जाता है। हुथी ने हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की भी आशंका है और तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ चुका है, तेल सप्लाई ठप है। अब बाब अल मंदेब बंद होने से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंध पैकेज का ऐलान किया गया है, घोषित किया गया है, जहां ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान की बची हुई आर्थिक और वित्तीय लाइफलाइन को काटने का टारगेट अमेरिका सेट कर चुका है। 60 संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए। इनमें ईरान से जुड़े वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इसे कहा इकोनॉमिक डी डे। बड़ी खबर है, ईरानी तेल और अन्य प्रतिबंधित सामान की आवाजाही में मदद करने वाले जहाजों और कंपनीज पर कार्रवाई। जहां ईरान की शैडो ऑयल टैंकर्स पर दबाव बढ़ाया गया, ईरानी गोल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए गए और दुनिया भर में तेहरान के वित्तीय हित को निशाना बनाने का संकल्प। अब ईरान समर्थित देशों पर भी बैन लगाने की चेतावनी। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन को निशाना बनाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा, चीन को छूट नहीं दी जाएगी। और ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक डी डे, जहां ईरान के 5 सेक्टर्स पर निशाना, डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमान और शिपिंग।
बता दें आपको, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है क्या। ईरान की 60 व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। ईरान के हर प्रमुख आर्थिक सोर्स और वित्तीय संपर्क को काटने की यह कोशिश है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को खत्म करने की यह मुहिम है। तेल समेत ईरान के सभी राजस्व सोर्सेस पर निशाना। हालांकि तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग करने की अमेरिका की यह कोशिश और ईरान के साथ आर्थिक कारोबार करने वाले देशों पर भी कार्रवाई। अब बड़ी खबर है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि प्रतिबंधों से ईरान में विद्रोह की साजिश। और ईरानी पुलिस चीफ ने कहा, आर्थिक मुद्दों से लोगों को भड़काने की यह कोशिश है। पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई को अमेरिका हथियार बना रहा है। तो ईरान पर प्रतिबंध से विद्रोह की साजिश, दुश्मन अशांति भड़काना चाहते हैं, ये ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रदान ने कहा है। और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल, इन मुद्दों के तहत अमेरिका और विदेशी ताकत इसमें है। विरोध से देश भर में विद्रोह भी संभव है और अशांति को पहले रोकने की पुलिस तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधों से अंदरूनी अस्थिरता का डर है। अब यूएस को ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का जवाब, जहां अमेरिका की धमकियों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी साझेदार अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। और कालिबाफ ने यह भी कहा, अमेरिका और आर्थिक दबाव लगाने की स्थिति में नहीं है। वहीं तेहरान में मुनीर और कालिबाफ की मुलाकात को लेकर भी खबर है। कालिबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का आरोप। कालिबाफ ने कहा, अमेरिका एमओयू की शर्तों का पालन करे। उधर ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने से इनकार कर दिया। आसिम मुनीर की मध्यस्थता भी फिलहाल नाकाम। तो मुनीर को कालिबाफ ने क्या कहा है, क्योंकि इस मीटिंग की इनसाइड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां अमेरिका पहले अपने वादे निभाए। दूसरा, ट्रंप के लिए एमओयू की शर्तें साफ है। तीसरा, अमेरिका ने खुद समझौते को तोड़ा है। चौथा, ईरान का अमेरिका पर भरोसा टूट चुका है और अमेरिकी कदम से अस्थिरता भी बढ़ चुके हैं। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी करे। बड़ी बात यह है कि फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश में है मुनीर। वहीं ईरान ने फिर अमेरिकी वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मुनीर की मध्यस्थता के बावजूद ईरान का रुख कड़ा बना हुआ है। वहीं लाल सागर में हुथी का हमला, आज एक और बड़ी खबर है। बता दें आपको, सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की खबर, जहां हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। तो ईरान के प्रॉक्सी हुथी, लाल सागर में हमला, और ये सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की तस्वीर है, जहां हमले के बाद तेल टैंकर में लगी आग। और खबर यह कि ईरान ने 45 टैंकर्स को कार्रवाई की अब चेतावनी दी है। ईरान ने 45 तेल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। जहाजों ने हॉर्मुज से गुजरने के ईरानी नियमों का उल्लंघन किया। जहाजों को जुर्माना, कार्गो की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी शिकंजा कसा हुआ है, जहां आज खबर यह है कि ईरान ने 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नियम को तोड़ा गया है और फिर नियम तोड़े तो एक्शन तय। ज्यादातर टैंकर्स पश्चिम देश के ही हैं। हालांकि ईरान की इसके जरिए रणनीति भी साफ है कि अमेरिका पर आर्थिक युद्ध का वो जवाब दे रहा है और हॉर्मुज पर कोई रियायत नहीं दे रहा। हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण, जबकि यूएस को हॉर्मुज में कीमत अब चुकानी ही होगी। अब आईआरजीसी की अमेरिका को सीधी चेतावनी भी, ईरान पर हमला हुआ तो भारी जवाब देंगे, बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो अटैक करेंगे, अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर होंगे। और अमेरिकी दबाव के बीच आईआरजीसी दावा कर रही है कि ईरान का मिसाइल उत्पादन भी लगातार जारी है, जहां आईआरजीसी ने कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता बरकरार है। तो आईआरजीसी दावा यह कर रहा है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है, जहां ईरान पर हमला तो जवाब भारी होगा और अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने निशाने पर होंगे। मिसाइल उत्पादन जारी है, अभी रुका नहीं है। स्मार्ट गाइडेड मिसाइल लगातार बन रही हैं। अब अमेरिका का आर्थिक युद्ध पर जोर है और संदेश यह है, ईरानी सैन्य क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। मिसाइल उत्पादन से जवाब बरकरार है और हमला हुआ तो जवाब क्षेत्र से बाहर भी। अब मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आपके आने से पहले हमने आज की वो तमाम बड़ी खबरें बताई जहां इकोनॉमिक स्ट्राइक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और इस आर्थिक स्ट्राइक के बीच ईरान की तैयारी और उसका जवाब। सवाल अब मेरा आपसे यह है, जिस लेवल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का ईरान दावा कर रहा है, यहां तक कि 45 शिप्स को भी ब्लैकलिस्ट करने की बात आ चुकी है, वहीं हुती को एग्रीवेट करते हुए बाबल मंदेब, रेड सी के रूट को जिस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है, क्या इकोनॉमिक स्ट्राइक ईरान ने पहले से नहीं कर रखी?
बिल्कुल सही कहा आपने। और आप यूं ही देखिए कि कल पूरे हार्मुज स्ट्रीट से केवल एक शिप बाहर जा सकी, और ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट की क्या हालत है और किस तरह से ईरान की वजह से वहाँ पर तेल के कोई भी टैंकर पास नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक वही हाल अब बाब अल मंदेब का भी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ईरान के इशारे पर हुती विद्रोही वही काम करेंगे जो हार्मुज स्ट्रेट में इस वक्त IRGC के छोटे छोटे बोट पर बैठे उनके लड़ाके कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये बात सही है कि ईरान की तरफ से ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्राइक हो रही है। रही बात जहाँ तक अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर का, तो बात यह है कि उनके इकोनॉमिक वॉर का जो पूरा दारोमदार है वो उन देशों के ऊपर में है जो ईरान के साथ इस वक्त व्यापार करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बगैर डॉलर के, बगैर बैंकिंग व्यवस्था में स्विफ्ट सिस्टम के ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसका असर बहुत बाद में दिखाई देगा। सवाल ये है कि क्या उतने दिन तक अमेरिका नाकेबंदी के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ, और अगर आंसर नहीं है तो फिर इकोनॉमिक वॉर में कुछ भी हासिल नहीं होने लेकिन करंट सिनारियो में क्या वाकई शैडो फ्लीट और फ्रेट कंपनीज के जरिए तेहरान इससे बचने के रास्ते ढूंढ चुका है? सवाल इसको लेकर भी आगे करूं उससे पहले इजरायल और ईरान तनाव के बीच नेतन्याहू का सनसनीखेज दावा, जहां नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की साजिश रची है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान ने बेटे को मारने की कोशिश की है। अब नेतन्याहू का यह दावा क्या है? क्योंकि नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश नाकाम, अब ईरान ने एक बेटे को निशाना बनाया, यह दावा किया जा रहा है। बेटे की हत्या की साजिश रची गई। बेटे की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। सभी पीएम उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ चुकी है और नेतन्याहू ने संयम बरतने की अपील भी की है। मनीष, अब मुझे पता है आप ये जरूर कहेंगे कि इस बयान की टाइमिंग समझिए, क्योंकि आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव इसके तहत बहुत मायने रखते हैं। ये बात तो है ही, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने बहुत ही लोगों के, बहुत सारे परिवारों के, हजारों लाखों परिवारों के बेटे को मारा है। तो वैसी स्थिति में उन्हें इस बात को हमेशा रखना होगा ध्यान में कि कभी नंबर उनके बच्चों का भी हो सकता है, क्योंकि जैसे उनके लिए उनके बच्चे प्रिय हैं वैसे ही वो बच्चे भी प्रिय थे जो गजा में मारे गए, लेबनान में मारे गए, ईरान में मारे गए। मान लीजिए आपको ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना था, ठीक है, लेकिन मुश्तबा की छोटी बच्ची का क्या कसूर था? उसको भी तो आपने मारा। तो या फिर मिनाब स्कूल में जो करीब 200 बच्चे मारे गए, उनकी मौत का गुनहगार कौन है? तो इसलिए ऐसे बहुत सारे हिसाब हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और जाहिर है कि वो कभी भी, आज वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरा उन पर हमेशा बना रहेगा, उन पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, या फिर कहें तो कमोबेश इजराइल पर ये खतरा बना रहेगा। तो बगैर इसके राजनीतिक समाधान के लिए इस मामले को ठंडा होना मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त जो ये टाइमिंग है वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने हैं और चुनाव जीतने के लिए आपको सिंपैथी चाहिए, और सहानुभूति के वोट के बगैर इजराइल में नेतन्याहू की सरकार दोबारा आए ये मुश्किल है। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरानी वित्त मंत्री सैयद अली मजनिदान ने बयान दिया है और कहा कि हम पहले से तैयार थे। 2 साल से योजना पर काम चल रहा था, यूएस की योजना सफल नहीं होगी, ईरानी वित्त मंत्री का बयान। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ अब ईरान का ये क्या प्लान है? क्योंकि चीन को तेल निर्यात, जहां देखिए चीनी युआन में इसका भुगतान, शैडो फ्लीट के जरिए तेल ढुलाई, जहां तेल पर भारी डिस्काउंट, और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, जहां बार्टर व्यवस्था का इस्तेमाल और शैडो बैंकिंग सिस्टम भी तैयार, सोने का इस्तेमाल, पड़ोसी देशों से व्यापार तेज, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की ये कोशिश। मनीष, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि फ्रंट कंपनीज और शैडो फ्लीट के जरिए क्या तेहरान ने ये कोशिश पहले से नहीं कर दी थी? ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले कभी सैंक्शंस नहीं लगे। लेकिन मेरा एक सवाल इससे बढ़कर आगे है, कब तक ईरान ये प्रिटेंड करता रहेगा कि उसके लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की शैडो फ्लीट और इस तरह की जो व्यवस्था थी उसमें और अभी में अंतर यह है कि अब जबकि अमेरिका ने ये इकोनॉमिक वॉर शुरू किया है तो उसकी आप कह सकते हैं कि निगरानी बहुत हार्ड कर दी है। पहले से ही नाकेबंदी की जा चुकी है। चूंकि अब लड़ाई का मुख्य हिस्सा इकोनॉमिक वॉर ही हो गया है, तो ऐसे में अमेरिकन सिस्टम बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखेगी कि ईरान के साथ कौन कौन देश किस किस तरह से व्यापार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आसान साबित नहीं होगा ईरान के लिए। लेकिन हाँ, फिर वही पता है ना कि चीन के बलबूते ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या अमेरिका चीन के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा?
देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो चीन इस वक्त ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अमेरिका को नाराज करे और ईरान के साथ व्यापार करे, बल्कि थोड़े दिन के लिए ईरान के साथ व्यापार को यहाँ पर टाल भी सकता है चीन। बल्कि मेरी जो चिंता है वो ये है कि देखिए, जब कोई सर पर कफन बांध ले, ठीक है मुझे भूखे ही रहना है, मुझे ज़मीन पर ही सोना है, तब आप मुझे क्या लालच देंगी? तो ईरान के साथ वही हो रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका के साथ जंग में उनको हर हालत में तबाही होनी है, लेकिन अगर ईरान के रिजीम ने अगर ये तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम अमेरिका के साथ सरेंडर नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में अमेरिका कितने दिन तक इस युद्ध में अपनी कीमत चुकाने को तैयार है, क्योंकि कीमत तो दोनों पक्षों को चुकानी होगी। बिल्कुल। आज एक और बड़ी खबर है और ये ईरान से टकराव के बीच इजरायल के उस नए प्लान को लेकर दावा किया जा रहा है जहां स्पेस से हमले वाले हथियार इजरायल बनाएगा और धरती पर मौजूद दुश्मन पर स्पेस से हमला करेगा। ऑपरेशन रोरिंग लायन में इस्तेमाल करेगा वेपन। द यशवरन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया। तो नेतन्याहू का ऐलान कि अब अंतरिक्ष से होगा प्रहार, जहां बड़ी बात यह है कि स्पेस वेपन विकसित कर रहा है इजरायल। मकसद है अंतरिक्ष से दुश्मन के ठिकानों पर हमले। हालांकि इजरायली सैटेलाइट की रक्षा हथियार करेंगे और अंतरिक्ष से खुफिया जानकारी भी जुटाएंगे। सेना और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भी करेगा। रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि प्रोग्राम का मकसद इजरायल को शक्तिशाली देश बनाना है और सिर्फ सैन्य, खुफिया और वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने स्पेस सेक्टर के लिए बजट भी ऐलान कर दिया है। स्पेस प्रोजेक्ट से आईडीएफ की ताकत बढ़ जाएगी। मनीष, जाहिर सी बात है इजरायल जिस तरीके से ऑपरेट करता है वो वर्ल्ड फेमस है। टेक्नोलॉजी वाइज उसने जिस तरीके से इस्तेमाल करते हुए, तैयारी करते हुए अलग अलग फ्रंट पे सबका मुकाबला कराए, उसी के तहत हम ये सवाल करते हैं कि इजरायल टिका कैसे हुआ है। अब सीधे स्पेस से वार करने को लेकर ये जो ऐलान किया जा रहा है, इसमें साफ है कि किस तरीके से सैन्य, खुफिया और वायुसेना पर निर्भरता के साथ साथ वो आसमान से भी निगरानी करने में अब आगे बढ़ चुका है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और उस मामले में इजरायल बाकी मुल्कों से, बल्कि कई मामलों में तो अमेरिका से भी वो 10-20 साल आगे है। तो आपको याद होगा कि जब हिजबुल्लाह के खिलाफ जो पेजर बम ऑपरेशन हुआ था, आप सोचिए कि उस वक्त किस तरह की तैयारी रही होगी। उसके बाद बात करते हैं गजा में। गजा की जब लड़ाई शुरू हुई तो पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि आईडीएफ उस वक्त एआई का इस्तेमाल कर रही थी, और उस वक्त जो लेवियाथन और गॉस्पेल जैसे एआई प्लेटफॉर्म के जरिए आईडीएफ टारगेट सेलेक्ट करती थी और एक एक दिन में 200 से लेकर 500 तक टारगेट पर अटैक करती थी। और फिर उसके बाद लेबनान का युद्ध भी था। फिर ईरान के युद्ध में भी सबसे बड़ी घटना हुई जब ईरान के सुप्रीम लीडर और जो बाकी लोगों को एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट करके मारा गया। तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मारक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि क्या इससे युद्ध जीतने में आसानी होगी, तो देखिए, युद्ध जीतने के लिए तो आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। जब आपको ट्रुप्स दुश्मन की जमीन पर उतारते हैं तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल ने भी चुकाई है, गजा में चुकाई, लेबनान में चुकाई, और अगर ईरान में वो ऐसा करने के लिए सोचेंगे तो फिर उसकी भारी कीमत हो सकती है। और ये बात इजरायल को और अमेरिका को सबको एहसास है। अलग अलग तरीके से वॉर अभी तक लड़ी है, उसमें उसने ये दिखा दिया कि हर वॉर सिर्फ जमीन पर उतरकर लड़ी नहीं जाती है। यही वजह है कि इजरायल आज जिस हद तक आगे बढ़ रहा है उसको लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच 25वें दौर की आज वार्ता और चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मिलेंगे। सीमा विवाद पर दोनों के बीच चर्चा होगी और आज ही चीनी उपराष्ट्रपति से भी एनएसए अजीत डोभाल मिले। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा। तो फिलहाल एनएसए अजीत डोभाल का ये चीन दौरा मायने क्या रखता है, अहम क्यों है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने। उससे पहले ये तस्वीर जहां आपको बता दें, आज ही चीनी उपराष्ट्रपति से एनएसए अजीत डोभाल की ये मुलाकात हुई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सीमा विवाद पर दोनों के बीच अब चर्चा भी होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बातचीत जहां चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मिलने वाले हैं। फिलहाल इस दौरे की एक एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ये दौरा अहम है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन से कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के बीच ये 25वीं वार्ता है। सीमा विवाद को लेकर शांतिपूर्ण समाधान पर बात और ब्रिक्स के लिए जिनपिंग को भारत आने का न्योता। हालांकि एशिया के दो बड़े देशों के बीच भरोसा कायम रखना, और इसी भरोसे के तहत मेरा सवाल मनीष मैं आपसे करूं, उससे पहले बता दें ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। जिनपिंग सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आ सकते हैं और जिनपिंग के साथ 400 सदस्यों का डेलीगेशन आ सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। जिस भरोसे के तहत मैं ये सवाल करना चाहती थी मनीष, अब आने वाला ये दौरा उसमें भी बहुत मायने रखता है, और क्या कह सकते हैं हम कि भारत और चीन दोस्ती का कदम बढ़ा रहे हैं?
देखिए, वैसे तो भारत और चीन के बीच दोस्ती की उम्मीद रखना ठीक वैसे ही है जैसे दिन और रात का एक होने की बात हो या जमीन और आसमान को मिलने की बात हो। लेकिन वही बात है, जैसे दिन और रात के बीच में गोधली वेला आती है या कई बार आपको दिखता है कि दूर कहीं जमीन और आसमान मिल रहे हैं, ठीक उसी तरह से भारत और चीन के संबंध भी हैं। कई बार लगता है कि इनके बीच में बहुत दोस्ताना व्यवहार चल रहा है। साल 2020 में गलवान के लड़ाई के बाद से भारत सरकार ने एक फैसला लिया था कि चीन के साथ अब कोई व्यापार अभी नहीं होगी जब तक कि सीमा पर शांति नहीं स्थापित हो जाती है। लेकिन अब जबकि पिछले साल प्रधानमंत्री रूस गए, वहां पर कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दरमियान चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी चीन गए और एससीओ सम्मेलन के दरमियान तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। तो अब जबकि जिनपिंग साहब भारत आ रहे हैं तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ने जो पाबंदी लगा रखी थी चीनी बिजनेस कम्युनिटी पर, वो पूरी तरह से खुल जाएगी और एक बार फिर इंडिया का मार्केट चीन के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन इन सब के बीच में सीमा विवाद का क्या होगा, उसको लेकर आज एनएसए, दोनों देशों के एनएसए के बीच में बातचीत हो रही है और इन दोनों देशों के बीच में एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एसआर लेवल का एक मैकेनिज्म है जिसके तहत ये बातचीत होती है। शुक्रिया मनीष, इन तमाम बड़ी खबरों पर एक एक इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। बड़ी खबर है, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यह पत्र लिखा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर यह तीसरा पत्र है। बिहार तेलंगाना की तरह जनगणना की मांग की गई है और खड़गे और राहुल ने पीएम को संयुक्त पत्र लिखा है। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लिखा गया है ये तीसरा पत्र, जहां दावा किया जा रहा है कि इससे पहले लिखे गए पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है और बिहार तेलंगाना की तरह जनगणना की मांग इस पत्र के जरिए की गई है और ये खड़गे और राहुल ने पीएम को संयुक्त पत्र लिखा है। राहुल जी और खड़गे जी की मांग प्रधानमंत्री से ये है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जाति जनगणना अभी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुरू हुआ गया है। देश भर में फरवरी के महीने में 27 फरवरी 2027 को जाति जनगणना कराया जाएगा।